नमस्कार मित्रों, सुदृष्ट पीसेस के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, समीक्षा अधिकारी विशेष श्रृंखला का करंट अफेयर्स अथवा समसामयिकी का ये हमारा अगला वीडियो है, जिसमें हम वर्ष 2024 के जनवरी माह के अत्यंत महत्वपूर्ण और परीक्षा के दृष्टिगत अति संभावित प्रश्नों को यहाँ पर हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन पूर्वी भारत में एकमात्र एलएनजी आयात टर्मिनल है? पूर्वी भारत का एकमात्र एलएनजी आयात टर्मिनल इनमें से कौन सा है? चार विकल्प हैं: दहेज एलएनजी टर्मिनल, धामरा एलएनजी टर्मिनल, एलएनजी टर्मिनल या हजीरा एलएनजी टर्मिनल। तो यहाँ पर मित्रों बी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो धामरा एलएनजी टर्मिनल है, ये आप कह सकते हैं कि पूर्वी भारत में एकमात्र एलएनजी आयात टर्मिनल है। और ये किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में यह स्थित है। इसके अलावा अगर दहेज और हजीरा की बात करें तो ये दोनों आपके गुजरात में हैं, दहेज और हजीरा। और दाभोल एलएनजी टर्मिनल की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका है महाराष्ट्र में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। इनमें से किसने अयोध्या के राम मंदिर की वास्तुकला शैली को डिजाइन किया है? चार विकल्प यहां पर आपको दिए गए हैं: विमल पटेल, राम वी सुतार, चंद्रकांत सोमपुरा या वी बालन। अयोध्या के राम मंदिर की वास्तुकला शैली को किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? तो यहां पर मित्रों सी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चंद्रकांत इनके द्वारा अयोध्या के राम मंदिर की वास्तुकला शैली को डिजाइन किया गया है। इसके अलावा अगर विमल पटेल की हम बात करेंगे तो ये आपके नया जो संसद भवन बना है न्यू पार्लियामेंट, उससे एसोसिएटेड है। न्यू पार्लियामेंट, इसका डिजाइन तैयार किया गया है विमल पटेल के द्वारा। और अगर हम रामवी सुतार की बात करें तो आपको पता होगा कि जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है स्टैचू ऑफ यूनिटी, रामवी सुतार के द्वारा तैयार किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में चर्चा में रहा बता द्रवा भारत के किस राज्य में स्थित है, जो 15वीं शताब्दी के संत सुधारक श्रीमंत शंकरदेव का जन्म स्थान माना जाता है? तो हाल ही में चर्चा में रहा आपका स्थल बता द्रवा, यह भारत के किस राज्य में स्थित है? असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम? तो यहाँ पर मित्रों ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो बता द्रवा है इसको बोरदोआ भी कहा जाता है। बोरदोआ या बता द्रवा यह असम के नागांव में एक पवित्र तीर्थ स्थल है। इसके अलावा मित्रों यह महान असमिया संत या समाज सुधारक श्रीमंत शंकर देव के जन्मस्थान के तौर पर विख्यात है। तो ए विकल्प यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य हाल ही में चर्चा में रहा है, तो यह भारत के किस राज्य में स्थित है, यह पूछा जा रहा है। चार विकल्प आपको यहाँ पर दिए गए हैं: उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य हाल ही में खबरों में रहा है, यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर बी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य यह आपका हरियाणा में मौजूद है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में अमेरिका में इनमें से किस भारतीय राजदूत को वाशिंगटन में एक रॉकस्टार की तरह विदाई मिलने के कारण वो काफी चर्चा में रहे हैं? तो कौन है? अभिमन्यु गहलोत, सुनील कुमार, श्रीप्रिया रंगनाथन या तरनजीत सिंह सिंधु? तो हाल ही में वॉशिंगटन में एक रॉकस्टार की तरफ विदाई मिलने के कारण ये काफी चर्चा में रहे हैं भारतीय राजदूत। डी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तरनजीत सिंह संधू। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में स्वीडन की नाटो सदस्यता का समर्थन करने के बदले में निम्नलिखित में से किस देश को अमेरिका ने एफ विमान बेचने की घोषणा की है? चार विकल्प हैं: यूक्रेन, बुल्गारिया, टर्की या ग्रीस। स्वीडन की नाटो सदस्यता का समर्थन करने के बदले में अमेरिका ने F-16 लड़ाकू विमान बेचने की घोषणा या ऐलान किसे किया है? तो यहाँ पर मित्रों सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। टर्की ने हाल ही में स्वीडन की नाटो सदस्यता का समर्थन किया है और उसके बदले में टर्की को अमेरिका ने F-16 लड़ाकू विमान बेचने का ऐलान किया है, घोषणा की है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। इन मंत्रियों में से किसने सर्वाधिक बार भारत का बजट पेश किया है? हाल ही में भारत का बजट पेश किया गया है, आपको ज्ञात होगा। अब यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किसने सर्वाधिक बार भारत का बजट पेश किया है? निर्मला सीतारमण, मोरारजी देसाई, मनमोहन सिंह या पी चिदम्बरम? तो मित्रों यहां पर हम कह सकते हैं कि देश के इतिहास में सबसे ज्यादा केंद्रीय बजट पेश करने का जो रिकॉर्ड है यह आपके पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम पर है। बी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा हम कह सकते हैं अपने वित्त मंत्री के रूप में कार्यकाल के दौरान इन्होंने 10 बार केंद्रीय बजट पेश किया है, 10 बार।
ठीक है। इसके अलावा अगर निर्मला सीतारमण की बात करेंगे तो हम कह सकते हैं कि ये इनका छठा बजट होगा जो ये पेश किया फरवरी में इन्होंने किया है, छठा बजट। और हम कह सकते हैं कि देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं ये, जिन्होंने 2019 से 5 पूर्ण बजट पेश किए हैं और छठा अभी आपका अंतरिम बजट पेश किया गया है। तो यहाँ पर बी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 9। काला पानी क्षेत्रीय विवाद हाल ही में खबरों में रहा है। यह भारत और किस देश के मध्य बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है या विवाद का कारण बना हुआ है? नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया या भूटान? तो काला पानी क्षेत्रीय विवाद भारत और किस देश के बीच में एक क्षेत्रीय विवाद है, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर मित्रों ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको ज्ञात होगा कि हाल ही में वर्ष 2020 में नेपाल के द्वारा एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया गया था, जिसमें उन्होंने 3 राजनीतिक आप कह सकते हैं क्षेत्रीय दायरे में रखा था। वो 3 डिस्प्यूटेड रीजन कौन से हैं? तो एक है आपका लिम्पियाधुरा, एक है आपका काला पानी और एक है लिपुलेख। तो ये 3 क्षेत्र ऐसे हैं जिनको हाल ही में नेपाल ने अपने राजनीतिक मानचित्र में दर्शाया है और अपनी टेरिटरी बता करके प्रदर्शित किया है। तो जो काला पानी क्षेत्रीय विवाद है वो भारत और नेपाल के बीच में एक क्षेत्रीय विवाद है। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है? शिवा चौहान, दीपा सिंह, प्रीति रजक या साक्षी दुबे? भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार इनमें से कौन बनी है? तो यहां पर मित्रों सी विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में प्रीति रजक को भारतीय सेना या इंडियन आर्मी के द्वारा सूबेदार बनाया गया है। सी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में इनमें से कौन ग्रैंड स्लैम जीतने वाला सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बना है? ग्रैंड स्लैम जीतने वाला सबसे उम्र दराज खिलाड़ी इनमें से कौन बना है? जूलियन रोजर, रोहन बोपन्ना, मैथ्यू एब्डेन या आंद्रिया वावासोरी? ग्रैंड स्लैम जीतने वाला सबसे उम्र दराज खिलाड़ी इनमें से कौन बना है? तो यहां पर मित्रों बी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के आप कह सकते हैं रोहन बोपन्ना हाल ही में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बने हैं एट द एज ऑफ 43 ईयर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में इनमें से किस देश की बातू गुफा में थाई पूसम उत्सव के दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी? तो 4 विकल्प यहां पर दिए गए हैं, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर। तो इनमें से किस देश की बातू गुफा में थाई पूसम उत्सव के दौरान, यह एक तमिल उत्सव है, तो थाई पूसम उत्सव के दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु आए जिसके कारण यह चर्चा में रहा। तो यहां पर मित्रों सी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मलेशिया के आप कह सकते हैं बातू गुफा में थाई पूसम उत्सव के दौरान यह घटना घटी। इसके अलावा इसके गेट पे ही आप देखेंगे तो भगवान मुर्गन की एक बहुत बड़ी प्रतिमा लगी हुई है। ठीक है, मलेशिया में यह स्थित है, ध्यान रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने निम्न में से किस देश के राष्ट्राध्यक्ष के साथ जयपुर में 1.76 किलोमीटर का रोड शो किया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनमें से किस देश के राष्ट्राध्यक्ष के साथ जयपुर में रोड शो किया है जिसके कारण काफी चर्चा में रहा? तो यहां पर मित्रों डी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रांस के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं आप देखेंगे इमैनुअल मैक्रोन, उनके साथ प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने हाल ही में जयपुर में 1.76 किलोमीटर का एक रोड शो किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 14। प्रधानमंत्री जी के द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई पीएम सूर्योदय योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पीएम सूर्योदय योजना इनमें से किस क्षेत्र से संबंधित है, आपसे पूछा जा रहा है? सोलर पैनल से, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग से, एमएसएमई, गांव में सड़क निर्माण से या वृक्षारोपण से? जो पीएम सूर्योदय योजना है यह इनमें से किससे संबंधित है? अब नाम से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आपका सोलर पैनल से संबंधित है। ए विकल्प हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि इस योजना के तहत या पीएम सूर्योदय योजना के तहत 1 करोड़ से ज्यादा घरों पर रूफ टॉप सोलर पैनल लगाए जाएंगे जिसकी मदद से लोगों को ऊर्जा का एक स्वच्छ साधन मिलेगा। तो ए विकल्प यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में भारत के निम्नलिखित किस टाइगर रिजर्व में तिब्बत से आया दुर्लभ आई बिस्बिल पक्षी नजर आया? तो इनमें से किस टाइगर रिजर्व में तिब्बत से आया एक दुर्लभ आई बिस्बिल पक्षी नजर आया है हाल ही में? नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व या पीलीभीत टाइगर रिजर्व?
4 विकल्प यहाँ पर आपको दिए गए थे। तो ये जो आई बिस्बिल पक्षी है ये आपका कहाँ पर नजर आया है, तो हम कह सकते हैं सी विकल्प यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। ठीक है, अब कॉर्बेट टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, कमेंट सेक्शन में बताएं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है। इसके अलावा आप ये भी बता सकते हैं कि नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, या वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, और पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन से देश में पहला शराब स्टोर खोलने की बात की जा रही है। संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश या सऊदी अरब। तो इनमें से किस देश में पहला शराब स्टोर खोलने की बात की जा रही है, तो यहां पर मित्रों डी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सऊदी अरब में हाल ही में पहले शराब स्टोर के खोलने की बात की जा रही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर कार्रवाई करते हुए डीजीसीए ने इनमें से किस विमानन कंपनी पर 1 करोड़ से भी ज्यादा का जुर्माना लगाया है। 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए हैं, एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट या विस्तार। तो सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर कार्रवाई करते हुए डीजीसीए ने हाल ही में इनमें से किस विमानन कंपनी पर 1 करोड़ से ज्यादा राशि का जुर्माना लगाया है, तो यहां पर मित्रों ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एयर इंडिया। आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में इनमें से कौन स्वतंत्र असम की मांग करने वाला उग्रवादी संगठन अपने गठन के 44 साल बाद औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। 4 विकल्प हैं, अल्फा, उल्फा, अल्ट्रा या उल्टा। तो इनमें से कौन सा स्वतंत्र असम संगठन है जिसको 44 साल बाद, गठन के 44 साल बाद औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। तो यहां पर मित्रों बी विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जो उल्फा संगठन है इसका गठन हुआ था 1979 में, और अब इसको 44 साल के बाद औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में खबरों में रहा सेनाई प्रायद्वीप इनमें से किस देश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए हैं, मिस्र, इजराइल, लेबनान या जॉर्डन। तो जो सेनाई प्रायद्वीप है वह इनमें से किस देश के साथ अपनी सीमा नहीं बनाता है, यह आपसे पूछा गया है। यहां पर मित्रों सी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेनाई प्रायद्वीप लेबनान के साथ अपनी सीमा नहीं बनाता है। इसको हम लोग अगर मैप में देखना चाहें तो आप देखेंगे कि ये है आपका सेनाई प्रायद्वीप, जो कि इजिप्ट का एक पार्ट है, इजिप्ट के ही कंट्रोल में आता है ये सेनाई। और ये कहाँ मौजूद है, तो ये जो रीजन है ये आपका रेड सी रीजन है। रेड सी में आपका सिनाई पेनिनसुला मौजूद है, जो कि 3 तरफ से रेड सी से घिरा हुआ है। इसके अलावा मित्रों कौन कौन से देश इसके साथ बाउंड्री बनाते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर इजिप्ट, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल कंट्रीज जो आपके सिनाई पेनिनसुला के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। टोटल 4 कंट्रीज हैं, जिसमें एक आपका इजिप्ट हो गया, दूसरा आपका सऊदी अरब हो गया, तीसरा आपका जॉर्डन हो गया, और चौथा आपका इजराइल हो गया। तो यहाँ पर लेबनान आप देखिए, लेबनान ऊपर की तरफ मौजूद है। लेबनान सिनाई के साथ अपनी बाउंड्री नहीं बनाता है, तो इसलिए जो हमारा प्रश्न था उसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें, ये प्रश्न था हमारा कि इनमें से कौन सिनाई प्रायद्वीप के साथ अपनी बाउंड्री नहीं बनाता है, सीमा साझा नहीं करता है। तो सी विकल्प हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पर मित्रों एक और चीज आपको ध्यान रखनी है मैप में, कि जो लेबनान है ये आपका भूमध्य सागर है, मेडिटेरेनियन सी है भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर के साथ इनमें देखिए कौन सी कंट्रीज अपनी सीमा बना रहे हैं। इजिप्ट बना रहा है, इसके अलावा इजराइल भी बना रहा है, और लेबनान भी बना रहा है। लेकिन जो जॉर्डन है वो भूमध्य सागर के साथ अपनी सीमा नहीं बनाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में अरब सागर के ऊपर एक युद्धाभ्यास आयोजित किया गया है, डेजर्ट नाइट। तो यह भारत और किस देश के बीच वायुसेना अभ्यास है, यह आपसे पूछा जा रहा है। 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए हैं, फ्रांस, सऊदी अरब, मिस्र या ईरान। तो डेजर्ट नाइट जो युद्धाभ्यास है, वायुसेना अभ्यास है, यह भारत और किस देश के मध्य एक वायुसेना अभ्यास है। तो यहां पर मित्रों ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हालांकि यहां पर 3 कंट्रीज हैं, 3 देशों के बीच में डेजर्ट नाइट अभ्यास आयोजित किया जाता है। एक आपका है इंडिया, फ्रांस और यूएई। तो ये 3 कंट्रीज हैं जिनके मध्य डेजर्ट नाइट आयोजित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। तो उनको और किस नाम से जाना जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए हैं, जनबंधु, जनमानस, जनहितवादी या जननायक। तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जा रहा है, तो उनको और किस नाम से जाना जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर मित्रों डी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जननायक नाम से इनको जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, जो कर्पूरी ठाकुर हैं इनको जननायक नाम से जाना जाता है, और इन्हें ही भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है वर्ष 2024 में। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 22।
इनमें से किसने यह सुझाव दिया था कि सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए सरकारी धन के बजाय जनता से पैसे आना चाहिए? ठीक है, तो इतिहास से भी संबंधित है और आपको पता है कि हाल ही में राम मंदिर अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा रखी गई है, तो यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए सरकारी धन के बजाय जनता से पैसा आना चाहिए, ऐसा किसने कहा था? के.एम. मुंशी, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या पंडित जवाहरलाल नेहरू? बी विकल्प यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 23। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक वाई भारत मैटर्स इनमें से किसके द्वारा लिखी गई है? मल्लिकार्जुन खड़गे, सुब्रमण्यम स्वामी, एस जयशंकर या नरेंद्र मोदी? वाई भारत मैटर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यह पुस्तक इनमें से किसके द्वारा लिखी गई है? तो मित्रों सी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एस जयशंकर। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 24। हाल ही में आपराधिक न्याय कानूनों में परिवर्तन करने की बात की गई है, बिल पेश किया गया है, आपको पता है। तो उसमें महिलाओं के खिलाफ दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध को अब किस कानून की किस धारा के अंदर वर्णित किया गया है? धारा 63, 101, 52 या 375? तो जो नया आप कह सकते हैं कानून बनाए जा रहे हैं, आपराधिक कानून, तो उसमें जो महिलाओं के खिलाफ दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध हैं उनको किस धारा के तहत रखा गया है? तो यहाँ पर मित्रों ए विकल्प हमारा करेक्ट रहेगा, धारा 63। इसके अलावा मर्डर को धारा 101 में रखा गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। इनमें से कौन सा आयोग पीवीटीजी की पहचान से संबंधित है? तो हाल ही में खबरों में रहा है, चर्चा में रहा है, तो इनमें से कौन सा आयोग पीवीटीजी यानी कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, पीवीटीजी के या इनकी पहचान से संबंधित है? खोसला आयोग, मंडल आयोग, कपूर आयोग या ढेबर आयोग? पीवीटीजी के पहचान से संबंधित इनमें से कौन सा आयोग है? तो यहाँ पर मित्रों डी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो ढेबर आयोग है ये पीवीटीजी या पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की पहचान से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 26। हाल ही में 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली दुनिया की सबसे पहली महिला इनमें से कौन बनी है? 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली पहली महिला दुनिया की कौन है? फ्रांसुआ मायज, जूलिया कोच, एलिस वॉल्टन या जैकलीन मार्स? तो यहां पर मित्रों ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फ्रांसुआ मायज। ये दुनिया में हम कह सकते हैं कि 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली दुनिया की सबसे पहली महिला है। इसके अलावा आप देखेंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी जो कॉस्मेटिक कंपनी है लोरियल, तो लोरियल की होल्डिंग कंपनी की चेयरपर्सन भी है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 27। हाल ही में चर्चा में रही उमियम झील, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। उमियम झील जो भारत के किस राज्य में स्थित है? असम, मेघालय, त्रिपुरा या मिजोरम? तो चर्चा में रही उमियम झील भारत के किस राज्य में स्थित है? असम, मेघालय, त्रिपुरा या मिजोरम? तो यहां पर मित्रों बी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उमियम झील आपकी मेघालय राज्य में स्थित है, ध्यान रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 28। हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय एनर्जी एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार कच्चे तेल की खपत में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? अंतर्राष्ट्रीय एनर्जी एसोसिएशन, इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में कौन सा स्थान है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहां पर मित्रों बी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके अनुसार भारत का विश्व में कच्चे तेल की खपत में दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान में आपका चाइना है। ध्यान रखिएगा, इस रिपोर्ट ने एक बात हाईलाइट की है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वर्ष 2027 में जो भारत है वो चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा कच्चे तेल का उपभोक्ता बन जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 29। इनमें से किस हवाई अड्डे को हाल ही में इसके आंतरिक सज्जा के लिए दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे के रूप में सम्मानित किया गया है? चार विकल्प हैं, केंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली या चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ? तो आंतरिक सज्जा के लिए दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर मित्रों एक केंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु या बेंगलुरु एयरपोर्ट भी लिखा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो केंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या बेंगलुरु एयरपोर्ट। अगला है मित्रों क्वेश्चन नंबर 30। मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान, मौलिंग नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान हाल ही में खबरों में रहा है। यह भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश? मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान यह हाल ही में खबरों में रहा है, यह भारत के किस राज्य में स्थित है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। तो यहां पर मित्रों डी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। जो मौलिंग नेशनल पार्क है यह आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जो हैं, एक है आपका नामदापा और एक है मौलिंग।
अगला है क्वेश्चन नंबर 31, ट्रेम्बिटा हाल ही में खबरों में रहा, तो यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है या क्या है ट्रेम्बिटा? मिसाइल, कंप्यूटर वायरस, वाद्य यंत्र या उपग्रह सैटेलाइट? तो ट्रेम्बिटा क्या है, हाल ही में खबरों में रहा है यह टर्मिनोलॉजी ट्रेम्बिटा। तो मित्रों सी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो ट्रेम्बिटा है यह आपका वाद्य यंत्र है, ध्यान रखिएगा। यह विश्व का सबसे लंबा वाद्य यंत्र है, विश्व का सबसे लंबा वाद्य यंत्र है। हाल ही में यूक्रेन में एक समारोह के दौरान पारंपरिक पोशाक में यूक्रेनी लोगों ने इसे बजाया था, जिसके कारण काफी चर्चा में रहा। और ये जो ट्रेम्बिटा है इसकी लंबाई जो है ये 2 से 3 मीटर तक होती है, ध्यान रखिएगा, 2 से 3 मीटर तक। तो यह एक वाद्य यंत्र है, आप कह सकते हैं विश्व का यह सबसे लंबा वाद्य यंत्र है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 32, कैविटी खुलने के कारण किस राज्य में स्थित सिलक्यारा टनल में भारी भूस्खलन से सुरंग का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया था? और यह काफी न्यूज में बना हुआ था, आई होप आप सभी को पता होगा। 4 विकल्प आपको यहाँ पर दिए गए थे, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश या मेघालय। तो यहाँ पर बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है कि सिलक्यारा टनल भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश या मेघालय? मैं चाहूंगा कि इसका उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है मित्रों, क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में विवादों में रहा मंदार पर्वत, विवादों में रहा मंदार पर्वत इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश? 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए थे। मंदार पर्वत किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो मित्रों मंदार पर्वत हाल ही में चर्चा में क्यों था? आप देखेंगे कि जो हिंदू धर्मावलंबी हैं और जो जैन धर्मावलंबी हैं, ये दोनों ही कंट्रोवर्सी में आ गए कि जो मंदार पर्वत है वो किससे संबंधित है। तो जो हिंदू धर्मावलंबी हैं वो मंदार पर्वत में जो गुफा मौजूद है उसे राम झरोखा कहते हैं, और जो जैन धर्मावलंबी जैन तीर्थंकर वास्तु पूज्य का तप कल्याणक कहते हैं, मंदार पर्वत में जो गुफा स्थित है उसे। तो इस तरह से विवादों में था काफी। यह मित्रों आपका बिहार राज्य में स्थित है, ध्यान रखिएगा। ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में अरब सागर में भारतीय तट के पास इनमें से किस व्यापारिक जहाज पर ड्रोन से हमला हुआ जिसके पीछे यमन के हाउती आतंकियों का हाथ होने की आशंका जताई गई है? तो MSC इरिना, MS ओर ब्रासिल, MV केम प्लूटो या MV टोन्सबर्ग? तो ये 4 शिप्स के नाम हैं। आपको बताना है कि हाल ही में भारतीय तट के पास इनमें से किस व्यापारिक जहाज पर ड्रोन से हमला हुआ था और इसके पीछे आशंका जताई गई यमन के हाउती आतंकियों की। तो यहाँ पर मित्रों सी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो MV केम प्लूटो है इसके ऊपर हाल ही में ड्रोन हमला हुआ है, ठीक है, भारतीय तट के पास अरब सागर में MV केम प्लूटो के ऊपर। तो ऐसे प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है मित्रों क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में तीसरे ध्रुव में हिमानी झील के फटने से बाढ़ का चर्चा में रहा। तो इस संदर्भ में जो तीसरा ध्रुव है वह इनमें से किस क्षेत्र को इंगित कर रहा है? अलास्का क्षेत्र, हिंदुकुश कराकोरम हिमालय क्षेत्र, साइबेरिया क्षेत्र या ग्रीनलैंड क्षेत्र? तो जो 2 ध्रुव आपको पता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जो तीसरा ध्रुव है वो किसे माना जाता है? तो यहाँ पर मित्रों बी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हिंदुकुश कराकोरम और हिमालय क्षेत्र। अब इनको थर्ड पोल क्यों कहते हैं? क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर हाइट ज्यादा होने की वजह से जो ग्लेशियर्स हैं वो बहुत ज्यादा मौजूद हैं। जो कराकोरम रेंजेस हैं, कहा जाता है कि बियॉन्ड द पोलर रीजन सबसे बड़े जो ग्लेशियर्स हैं, हिमनद हैं, वो आपके काराकोरम में ही मौजूद हैं। तो इस वजह से इसे तीसरा ध्रुव कंसिडर किया जाता है। तो बी विकल्प यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन इनमें से किस स्थान पर चलेगी? अंबाला से सोनीपत, सोनीपत से पानीपत, रेवाड़ी से गुड़गांव या सोनीपत से जिंद? यहां पर मित्रों डी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, डी विकल्प, सोनीपत से जिंद। भारत की जो पहली हाइड्रोजन ट्रेन है वो आपकी सोनीपत से जिंद चलेगी, हरियाणा में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 37, हाल ही में इनमें से कौन IPL के इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी बना? 4 विकल्प हैं, पैट कमिंग्स, मिशेल स्टार्क, सैम कुर्रन या कैमरन ग्रीन? तो IPL के इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी इनमें से कौन बना है हाल ही में? यहाँ पर मित्रों बी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, मिशेल स्टार्क। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया के प्रेषण राशि या रेमिटेंस प्राप्तकर्ता देश की सूची में शीर्ष स्थान पर है? सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस कहां पर आए हैं यह आपसे पूछा जा रहा है। 4 विकल्प दिए गए हैं, भारत, मैक्सिको, चीन या फिलीपींस। तो हाल ही में दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस या प्रेषण राशि किस देश में आए हैं रेमिटेंसेस? तो यहां पर मित्रों ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। हाल ही में रेमिटेंस के मामले में भारत नंबर 1 पे है, इसके बाद दूसरे नंबर पे है मैक्सिको, तीसरे नंबर पे है चाइना, फिलीपींस। तो ए विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मित्रों, क्वेश्चन नंबर 39,
हाल ही में गेल्फू स्मार्ट सिटी परियोजना, गेलेफू स्मार्ट सिटी परियोजना किस देश के द्वारा शुरू की गई है? चार विकल्प हैं, भारत, चीन, भूटान या दक्षिण कोरिया। गेलेफू स्मार्ट सिटी परियोजना यह किस देश के द्वारा शुरू की गई है? तो यहाँ पर मित्रों सी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भूटान के द्वारा यह परियोजना लाई गई है, गेल्फू स्मार्ट सिटी परियोजना। उद्देश्य क्या है? तो आप कह सकते हैं इसके माध्यम से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के माध्यम से दक्षिण एशिया को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने वाला यह एक आर्थिक गलियारा साबित होगा, गेल्फू स्मार्ट सिटी परियोजना। इसके अलावा असम के साथ जो भूटान की सीमा लगती है उसमें 1000 स्क्वायर किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने की बात की जा रही है, जिसको गेल्फू स्मार्ट सिटी बोला जा रहा है, और इस परियोजना को गेल्फू स्मार्ट सिटी परियोजना के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40। मेगा प्रोजेक्ट नियोम हाल ही में खबरों में रहा है, तो यह निम्नलिखित में से किस जल निकाय के तट पर आधारित है? यह आपसे पूछा जा रहा है। चार विकल्प आपको यहां पर दिए गए हैं, श्वेत सागर, लाल सागर, काला सागर या पीला सागर। तो जो नियोम है हाल ही में खबरों में रहा है, मेगा प्रोजेक्ट है कि कहाँ का है? तो हम कह सकते हैं सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, उनकी यह एक पसंदीदा परियोजना है मेगा प्रोजेक्ट नियोम। तो यह किस जल निकाय के तट पर आधारित है? तो हम बी विकल्प यहां पर कह सकते हैं, लाल सागर। तो यहां पर बी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 41। हाल ही में विलारिका ज्वालामुखी विस्फोट के कारण चर्चा में रहा, विलारिका ज्वालामुखी। अब यह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? यह आपसे पूछा जा रहा है। चिली, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, वेनेजुएला। विलारिका ज्वालामुखी हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ है, जिसके कारण यह चर्चा में था। तो मित्रों ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो विलारिका ज्वालामुखी है यह चिली का सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं एक्टिव वोल्केनो है, मोस्ट एक्टिव वोल्केनो ऑफ चिली, विलारिका ज्वालामुखी। तो ए विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 42। हाल ही में भारत के किस राज्य में 700 मेगावाट का दूसरा स्वदेशी परमाणु संयंत्र शुरू किया गया है? चार विकल्प हैं, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। 700 मेगावाट का दूसरा स्वदेशी परमाणु संयंत्र हाल ही में किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यहां पर मित्रों बी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गुजरात के काकरापार में, ध्यान रखिएगा। काकरापार गुजरात में हाल ही में देश का दूसरा स्वदेशी परमाणु संयंत्र स्टार्ट किया गया है, जिसकी कैपेसिटी कितनी है? 700 मेगावाट। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 43। एस्कीबो क्षेत्र हाल ही में खबरों में रहा है, तो यह किस राष्ट्र के बीच विवाद की जड़ है, रहा है, या बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन विच कंट्रीज, यह आपसे पूछा जा रहा है। एस्कीबो क्षेत्र पेरू वेनेजुएला, पेरू कोलंबिया, गुयाना सूरीनाम या वेनेजुएला और गुयाना। तो ऑयल रिच एरिया है ये एस्क्विबो। तो यह हाल ही में किन देशों के बीच में विवाद का कारण बना रहा? तो हम कह सकते हैं डी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में वेनेजुएला और गुयाना सरकार ने एक समझौता किया है, जिसके अनुसार कि इस विवाद को रिजॉल्व करने के लिए या इस विवाद को खत्म करने के लिए हम शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो मतलब बातचीत से ही विवाद को खत्म किया जाएगा। तो यह एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट है दोनों कंट्रीज के बीच में। तो ऑयल रिच एरिया एस्क्विबो कहाँ के बीच में विवाद बना हुआ है? तो वेनेजुएला और गुयाना के बीच में यह विवाद बना रहा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 44। हाल ही में भारत के साथ किए गए हाइड्रोग्राफिक सर्वे समझौते को रद्द करने का ऐलान किया है। चार विकल्प हैं, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश या म्यांमार। तो भारत और किस देश के मध्य में हाइड्रोग्राफिक सर्वे समझौता हुआ था, जिसको रद्द करने का ऐलान किया गया है? यहाँ पर मित्रों बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। मालदीव ने हाल ही में यह ऐलान किया है कि भारत के साथ जो हाइड्रोग्राफिक सर्वे समझौता किया था उन्होंने 2019 में यह समझौता हुआ था, तो उसके बाद अब यह समझौता खत्म होने वाला है और इसको आगे न बढ़ाने का निर्णय लिया है या ऐलान किया है किसने? मालदीव ने। तो बी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 45। हाल ही में खबरों में रही पार्वती काली सिंध नदी जोड़ो परियोजना किन दो राज्यों के बीच की नदी परियोजना है? चार विकल्प हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान या राजस्थान और मध्य प्रदेश। पार्वती काली सिंध नदी जोड़ो परियोजना किन दो राज्यों के मध्य की एक नदी परियोजना है? यह आपसे पूछा जा रहा है। डी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और मध्य प्रदेश। पार्वती और काली सिंध नदी जोड़ो परियोजना जो है यह राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच एक नदी जोड़ो परियोजना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 46। इनमें से किसे हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? चार विकल्प हैं, डैनियल बेरेनबोइम, अली अबू अवाद, दोनों या प्रथम। प्रथम एक संस्था है, ठीक है, एजुकेशनल आप कह सकते हैं अपलिफ्टमेंट के लिए एक संस्था है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है प्रथम।
तो मित्रों यहाँ पर सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों, मतलब डैनियल बेरेनबोइम और अली अबू अव्वाद, इन दोनों लोगों को वर्ष 2023 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब डैनियल बेरेनबोइम जो है, ध्यान रखिएगा, ये अर्जेंटीना के पियानो वादक हैं, और अली अबू अव्वाद जो है ये फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 47। इनमें से किसे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि के रूप में है? 4 विकल्प है, रुचिरा कंबोज, अरिंदम बागची, प्रियंका चौहान या श्री गुरप्रीत सिंह। तो हाल ही में किसे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि या परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो यहां पर मित्रों ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रुचिरा कंबोज। जो भारत यूनाइटेड नेशंस या संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि हैं वो कौन है? रुचिरा कंबोज हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए कि इनमें से किसे जिनेवा में, अगर प्रश्न आपका आता है इनमें से किसे जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है, तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर मित्रों उत्तर हो जाएगा अरिंदम बागची। अगर जिनेवा ऑफिस की बात करेंगे तो यहाँ पर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर अरिंदम बागची हैं। लेकिन अगर न्यूयॉर्क लिखे या कुछ भी ना लिखे, अगर लिखे कि न्यूयॉर्क में या यहाँ पर न्यूयॉर्क ना लिखा हो, आपसे सीधे पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है, तो आंसर कंबोज। अगर जिनेवा लिख देता है तो आपको अरिंदम बागची पे टिक करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 48। चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल द्वारा ले जाए गए रोवर का क्या नाम था? अब देखिए, चंद्रयान 3 जो है, यहां से 100% आपका एक क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं जो वो आपको पता होने चाहिए। लेकिन फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पर मित्रों बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। जो लैंडर मॉड्यूल के द्वारा रोवर ले गया गया है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है प्रज्ञान, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा जो चंद्रयान 3 का ये मिशन था, ये आपका सेकंड अटेम्प्ट था, ध्यान रखिएगा। इसरो का ये सेकंड अटेम्प्ट था। इसमें लैंडर जो था, लैंडर का क्या नाम है? लैंडर का नाम है विक्रम, और जो रोवर है, रोवर का नाम है प्रज्ञान। इसके अलावा मित्रों चंद्रयान 3 के लॉन्च होने के बाद जो भारत है वो विश्व में आप कह सकते हैं चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला देश बन गया है। चंद्रमा पर कहीं पर भी लैंड करने वाला यह विश्व का चौथा देश है, और चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करने वाला या सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला यह विश्व का पहला देश है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा चंद्रयान 3 मिशन जो है ये जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो लॉन्च व्हीकल मार्क 3, इसका नाम आपको याद रखना है। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है ये, लॉन्च व्हीकल मार्क 3, इसके द्वारा ये लॉन्च किया गया, और श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया गया था। डेट भी आपको याद रखनी होगी, 14 जुलाई 2023, 14 जुलाई 2023 को ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसके अलावा जो लैंडिंग हुई है लूनर साउथ पोल पर या चंद्रमा के साउथ पोल पर, वो कब हुई है? तो हम कह सकते हैं 23 अगस्त। 14 जुलाई को लॉन्च किया गया और 23 अगस्त को ये लैंड हुआ है। तो डेट्स भी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूं, एग्जाम में आपसे पूछा सकता है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, अगला है क्वेश्चन नंबर 49। हाल ही में चर्चा में रहा असम आर्द्र भूमि क्षेत्र भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? 4 विकल्प हैं, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या हरियाणा। तो असम आर्द्र भूमि क्षेत्र या असम वेटलैंड भारत के किस राज्य में स्थित है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर मित्रों सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो असम वेटलैंड है ये आपका उत्तराखंड में मौजूद है। तो हम कह सकते हैं यमुना और असम रिवर का जो कॉन्फ्लुएंस है वहीं पर हमारा ये आर्द्र भूमि क्षेत्र मौजूद है, असम आर्द्र भूमि क्षेत्र उत्तराखंड में। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 50, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। इनमें से किस मिशन का लक्ष्य पहले भारतीय को अंतरिक्ष में भेजना है? ठीक है, इनमें से किस मिशन का लक्ष्य पहले भारतीय को अंतरिक्ष में भेजना है? गगनयान, अंतरिक्षयान, व्योमयान या अंबरयान। किस मिशन का लक्ष्य पहले भारतीय को अंतरिक्ष में भेजना है? तो मित्रों ए विकल्प हमारा बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा, गगनयान। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पर आज का सत्र हमारा समाप्त होता है। अगर वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच।